हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको प्लस टू क्लास का लेसन नंबर 7 उत्पादन के नियम लॉज ऑफ प्रोडक्शन का थर्ड पार्ट स्टार्ट करा रहे हैं। तो पिछले पार्ट में हमने आपको बताया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और इट्स स्टेजेस, यानी परिवर्तनशील अनुपात का नियम और उसकी विभिन्न अवस्थाएं। तो परिवर्तनशील अनुपात के नियम को समझने के लिए हमने एक ये फिगर बनाया था। इस फिगर को टीपी और एपीएमपी के माध्यम से हमने आपको एक्सप्लेन किया। इस फिगर में कुछ और चीजें जो हमने जाननी जरूरी है। देखिए कि इस फिगर में बताया गया है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के 3 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। दैट क्लियर? इसके अलावा जिस पॉइंट पर एमपी मैक्सिमम होता है, के पॉइंट, जिस पॉइंट पर एमपी मैक्सिमम होता है वही पॉइंट अगर हम टीपी पर दिखा देते हैं तो ये कहलाता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। यानी ये जो पॉइंट जे है इसको कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है? इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर एमपी मैक्सिमम होता है। और अगर इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट को हम हिंदी में लिखें तो ये जो कहलाता है इसको कहते हैं नति परिवर्तन बिंदु। इन्फ्लेक्शन पॉइंट नति परिवर्तन बिंदु। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो पॉइंट होता है टीपी पर जो मैक्सिमम एमपी को शो करता है। सेकेंडली कि आपको 3 स्टेजेस बताई लॉ ऑफ प्रोडक्ट वेरिएबल प्रोपोर्शन की। अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इन तीनों स्टेजेस में कौन सी स्टेज सबसे बेस्ट होगी, अर्थात किस स्टेज में एक प्रोड्यूसर फुल सेटिस्फेक्शन की स्थिति में होगा। देखिए एक प्रोड्यूसर जो है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, तो यहाँ पर ये देखेंगे कि हम तीनों स्टेजेस में उसको मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ अर्न हो रहा है, अर्थात वो फुल्ली सेटिस्फाइड किस स्टेज में हो। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में तो जो प्रोड्यूसर है वो फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेज के बाद भी उसकी मार्जिनल प्रोडक्शन कंटिन्यू बढ़ रहा है। ठीक है, या फर्स्ट स्टेज के बाद भी उसकी जो प्रोडक्शन है टीपी है वो बढ़ता है, चाहे डिक्रीज रेट से बढ़ रहा है, या मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो पहले की यूनिट की अपेक्षा, पहले मान लो एक लेबर 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रही थी, दूसरी अगली जो है 80 कर रही है, लेकिन कर जरूर रही है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं कर रही है। इसलिए इस स्टेज में भी वो प्रोडक्शन करना चाहिए। सेकंड स्टेज जो है, सेकंड स्टेज में जो है एमपी, यानी पहली स्टेज में तो लगभग ये बढ़ता रहता है, एमपी बढ़ता है, इसलिए पहली स्टेज में ठीक है वो प्रोडक्शन करना चाहेगा क्योंकि एमपी लगातार बढ़ रहा है। सेकंड स्टेज की जब बात हम करते हैं तो सेकंड स्टेज में एमपी गिर रहा है, यानी टीपी डिक्रीज रेट पर बढ़ रहा है, तो इसलिए इस स्टेज में ठीक है और डिक्रीज और सेकंड स्टेज के लास्ट में एमपी 0 हो जाता है, तो वो सेकंड स्टेज तक प्रोडक्शन करना चाहेगा, अर्थात फर्स्ट में कंटिन्यू रखेगा, सेकंड को अगर हम छोड़ देते हैं थर्ड में एमपी नेगेटिव चला जाता है, इसलिए थर्ड में वो जाना नहीं चाहेगा, फर्स्ट में वो रुकेगा नहीं, और सेकंड स्टेज में वो प्रोड्यूसर फुल्ली इक्विलिब्रियम यानी में होता है। तो उत्पादन की दूसरी अवस्था में एक उत्पादक संतुलन की
स्थिति में होता है, यानी इन द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन द प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन, बिकॉज क्योंकि इन दिस सिचुएशन, ठीक है, his marginal production is जीरो हो जाता है और टीपी जो है मैक्सिमम होता है। तो सेकेंड स्टेज के लास्ट तक वो जो है, लास्ट तक पहुंचने पर वो इक्विलिब्रियम की स्थिति में होगा। इसके बाद बात आती है, अब इस लॉ के जो इम्प्लीमेंट होने के, लागू होने के क्या कारण है, ठीक है, लागू होने के कारण, जो परिवर्तनशील अनुपात का नियम है, इसके लागू होने के क्या कारण है, लागू होने के कारण, अर्थात कॉजेज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ। ये जो लॉ है इसके लागू होने के कारण क्या है? तो तीन कारण होते हैं। फर्स्ट है कारकों की अविभाज्यता, कारकों की अविभाज्यता, अविभाज्यता। सेकंड जो कारण है, यदि इसको हम कह सकते हैं इंडिविजुअलिटी ऑफ फैक्टर्स, इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। एक जो रीजन है वो ये होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। सेकंड जो रीजन है वो है आपका उत्पादन के स्थिर कारक, यानी फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और जो थर्ड है आपका वो है स्थिर कारक का इष्टतम से अधिक प्रयोग, यानी मोर देन ऑप्टिमम यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर और फोर्थ है जो आपका लास्ट है अपूर्ण स्थानापन्न, यानी इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो ये चार कॉज हैं आपके लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के इंप्लीमेंट होने के या लागू होने के कारण। तो देखिए, एक तो इन चीजों को आपने लर्न करना है और समझना है, रटना नहीं है, क्योंकि ये जो चैप्टर है थोड़ा गूढ़ है, केवल समझने का है। तो देखिए, कारकों की अविभाज्यता। कारकों की अविभाज्यता का मतलब है कि कुछ कारक ऐसे होते हैं जिनको बांटा नहीं जा सकता। जैसे अगर आप थोड़ा भी उत्पादन करते हैं तो उसका उत्पादन करने के लिए एक मशीन आपको जरूर चाहिए, भैया एक मशीन आपको जरूर चाहिए। अगर आप मान लो 5 यूनिट भी बनाते तो एक मशीन की आपको नीड जरूर होगी, या 1 यूनिट भी बनाते तो मशीन आपको चाहिए। अब जब आप केवल 1 यूनिट बनाएंगे तो वो जो फिक्स फैक्टर की, मान लीजिए वो मशीन आपने रेंट पर ली 10,000 किराए पर, तो वो फिक्स फैक्टर की कॉस्ट पूरी की पूरी एक ही यूनिट पर पड़ जाएगी, अर्थात उसी में इंक्लूड हो जाएगी। अब जैसे जैसे आप
वेरिएबल फैक्टर यानी उत्पादन ज्यादा करेंगे। आप ये मान लीजिए 1 यूनिट ना करके 1000 यूनिट करते हैं तो 10,000 रुपए 1000 यूनिटों में बढ़ जाएंगे। वेरिएबल कॉस्ट तो अलग आएगी, रॉ मटेरियल 10,000 1000 यूनिट में लगेगा वो अलग आएगा, एक में लगेगा वो अलग आएगा, लेकिन ये जो 10,000 की जो मशीन आपने रेंट पर ली थी ये भी बढ़ जाएगी और उसमें इंक्लूड हो जाएगी। क्योंकि आप ये जानते हैं, पीछे हमने बताया था कि टोटल जो कॉस्ट होती है वो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है। अब मान लो आपने 1 यूनिट बनाई और ये फिक्स कॉस्ट है मान ली 10,000 रुपये। अब एक यूनिट बनाएंगे तो उसी 1 यूनिट में ये पूरा 10,000 इंक्लूड हो जाएगा और 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट शामिल होगी, 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट वीसी शामिल हो जाएगी। लेकिन अगर 10,000 आप बना रहे हैं या 1,000 यूनिट बना रहे हैं तो ये 10,000 1,000 यूनिट में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप 1 यूनिट बनाते हैं, यहाँ हम सपोज कर लेते हैं 1 यूनिट बनाएंगे, 1 यूनिट का रॉ मटेरियल आता है मान लो 100 रुपए, ठीक है। तो 100 रुपए का तो कच्चा माल लाना पड़ेगा, लेकिन 10,000 रुपए ये इंक्लूड हो जाएंगे। तो 1 यूनिट ही कितने रुपए की पड़ जाएगी, तो 10,100। अब मान लीजिए आप 1000 यूनिट बनाते हैं, 1000 यूनिट बनाते हैं, तो 1000 यूनिट बनाने के लिए आपकी ये जो टोटल फिक्स कॉस्ट ये बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी 10 रुपए 1 यूनिट, ठीक है। तो 10 रुपए फिक्स कॉस्ट हो गई एक केस से। और मान लीजिए रॉ मटेरियल 100 गुणा 1000, 10,000 का रॉ मटेरियल। लेकिन आप ये जानते हैं रॉ मटेरियल भी जब हम 1000 यूनिट का खरीदेंगे तो वो भी अपेक्षाकृत सस्ता आएगा। मान लीजिए वो एवरेज उसका आया 90 रुपए, तो कुल मिलाकर 100 रुपए पर यूनिट इसकी कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। 100 रुपए पर यूनिट जो है एवरेज कॉस्ट इसकी हो जाती है। तो ये जो है आपका, ठीक है। तो आगे है तो कारकों की अविभाज्यता। कहता है कि जब एक उत्पादक उत्पादन करता है, ठीक है, जब उत्पादक उत्पादन करता है तो उत्पादन के कुछ साधन जो है अविभाजित होते हैं। इसका अभिप्राय है कि एक सीमा तक उत्पादन करने के लिए स्थिर साधन की कम से कम 1 इकाई की आवश्यकता अवश्य होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मान लो आप एक कॉपी पर पिन लगाते हैं, एक कॉपी को पंच करते हैं, स्टेपल करते हैं, और स्टेपलर मशीन मान लीजिए 50 रुपए की आती है, तो एक कॉपी पर ही करते हैं केवल, तो एक कॉपी पर पिन लगाने की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 50 रुपीज हो जाएगी। लेकिन अगर आप मान लीजिए 5 कॉपियों पर लगाते हैं तो 50 रुपए 5 कॉपियों में बढ़ जाएंगे, यानी हर एक की 10 रुपए कॉस्ट आ जाएगी। और 50 कॉपियों पर अगर आप करते हैं तो जो है प्रत्येक की जो कॉस्ट है वो 1 रुपए आ जाएगी। अतः जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाया जाता है, ठीक है, कारकों की अविभाज्यता के कारण औसत लागत जो है कम होती जाती है और सीमांत उत्पादन जो है परिवर्तनशील साधन का बढ़ता जाता है। पहला रीजन ये था। सेकंड जो रीजन है वो है प्रोडक्शन के फिक्स फैक्टर, यानी उत्पादन के कुछ स्थिर साधन होते हैं, कुछ साधन जो है फैक्टर जो है प्रोडक्शन के वो फिक्स्ड होते हैं। तो जब इन फिक्स फैक्टर को वेरिएबल फैक्टर के साथ प्रयोग में लाया जाता है तो वेरिएबल फैक्टर की तुलना में इनका रेशो कम हो जाता है। यानी एक लिमिट के, मान लीजिए एक मशीन पर 4 आदमी लगाने हैं, अगर आप 4 आदमी यानी 4 लेबर लगानी है, 4 लेबर से ज्यादा लगाएंगे, मान लो आपने 10 लगा दी, तो रेशो जहां 4:1 होना चाहिए था, फिक्स फैक्टर 1 4 लेबर के साथ लगना चाहिए था, अब आपने 10:1 का रेशो कर दिया। इससे उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो खराब हो जाता है और जो वेरिएबल फैक्टर है उसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है। उन काम केवल 4 व्यक्तियों का है, करना पड़ रहा 10 व्यक्तियों को, तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी इफेक्टेड होती है और जो परिवर्तनशील साधन है उसका सीमांत उत्पादन कम हो जाता है और इसलिए घटते प्रतिफल लागू होते हैं। यानी पहले वाले से बढ़ते प्रतिफल, इससे घटते प्रतिफल, क्योंकि ये जो फिगर है कंबाइंड होता है, तीनों होते हैं इसमें, साधन के बढ़ते, साधन के घटते, साधन के समान, ये तीनों प्रतिफल होते हैं। तो इसका मेन जो कारण होता है वो जब वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर का जो कोऑर्डिनेशन है वो बिगड़ जाता है
तो कॉस्ट बढ़ जाती है, इससे वेरिएबल फैक्टर की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो घटने लगती है और घटते प्रतिबल लागू होते हैं। तीसरा है स्थिर कारक का इष्टतम से अधिक उपयोग, यानी मोर देन यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, मोर देन ऑप्टिमम यूज ऑफ द फिक्स फैक्टर, यानी जब किसी फिक्स फैक्टर का उसके बेटर से बेटर यूज से ज्यादा अधिक यूज होने लगता है, ठीक है, तो उसके बाद भी अगर उसके साथ वेरिएबल फैक्टर की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो वेरिएबल फैक्टर का मार्जिनल प्रोडक्शन कम होने लगता है। यानी इसका कारण यह है, इसके कारण यह है कि इष्टतम उपयोग होने के बाद, यानी बेटर से बेटर यूज होने के बाद जो है वेरिएबल फैक्टर की मात्रा के बढ़ने से फिर फिक्स फैक्टर का गलत अनुपात में यूज होने लगता है और वेरिएबल फैक्टर की जो है प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। और लास्ट है अपूर्ण स्थानापन्नता यानी इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। आप ये जानते हैं कि साधन जो होते हैं उनको एक दूसरे के स्थान पर थोड़ी बहुत मात्रा में तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अर्थात मान लो एक साधन हमारे पास कम पड़ गया तो उसकी पूर्ति हम दूसरे से कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद वेरिएबल फैक्टर को हम फिक्स फैक्टर के स्थान पर नहीं लगा सकते। एग्जाम्पल हमने दिया था कि मान लीजिए मारुति इंडस्ट्री अपना प्रोडक्शन कम कर देती है या बढ़ाना चाहती है, मान लीजिए बढ़ाना चाहती है, तो वो क्या करती है कि कुछ एडिशनल लेबर, एक्स्ट्रा लेबर लगा लेती है और जितना समय उनका सीजन होता है उतने समय उनको लगा कर रखती है, और जैसे सीजन जाता है उन लोगों को हटा दिया जाता है, यानी ब्रेक दे दिया जाता है। तो इस तरह से मान लीजिए वो प्रोडक्शन थोड़ा बहुत तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि प्रोडक्शन 2 गुना या 3 गुना करना है, 3 टाइम्स और 4 टाइम्स मोर इंक्रीज करना है, तो वो केवल लेबर को बढ़ा करके प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते। इसके साथ उन्हें मशीनें भी बढ़ानी पड़ेंगी, अपनी बिल्डिंग और प्लांट भी बढ़ाना पड़ेगा, तब वो उसको कहते हैं प्रोडक्शन स्केल का बढ़ना। यानी वेरिएबल फैक्टर से प्रोडक्शन तो बढ़ सकता है लेकिन प्रोडक्शन स्केल नहीं बढ़ सकता। इसलिए जब एक वेरिएबल फैक्टर की मात्रा को, ज्यादा मात्रा को फिक्स फैक्टर के साथ लगाया जाता है तो एक लिमिट ऐसी आ जाती है कि जो वेरिएबल फैक्टर है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लगा दिया जाता है। अब वेरिएबल फैक्टर लेकिन जो फिक्स फैक्टर है वो कम पड़ जाता है, तो फिक्स फैक्टर की कमी को वेरिएबल फैक्टर से पूरा नहीं किया जाता। और एग्जांपल हम देते हैं कि हमारा देश है, इसकी जो भूमि है, रेजिडेंशियल जो एरिया है वो लिमिटेड है, आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। आबादी बढ़ने के कारण क्या हुआ, पहले समय में जो है 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th, 5th, 6th और 10th फ्लोर इस तरह नहीं हुआ करते थे, केवल ग्राउंड फ्लोर और एक आध फ्लोर और बन जाया हुआ करता था। लेकिन आबादी बढ़ने के कारण लोगों ने एक मकान के ऊपर दूसरे मकान को बना दिए, यानी फ्लोर बना दिए, फ्लैट बन गए इस टाइप। ठीक है, ये किस लिए कि जो भूमि है वो लगातार कम हो रही है लेकिन आपकी आबादी लगातार बढ़ रही है। लेकिन आप कितने फ्लोर बना सकते हैं, आबादी मान लीजिए डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, तो कितने फ्लोर बना सकते हैं, उसकी भी एक लिमिट है। फिर तो आपको एक सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा। यानी सब्स्टिट्यूट का मतलब है वेरिएबल फैक्टर से आप भूमि की कमी को पूरा नहीं कर सकते। देखिए आपने देखा भी होगा कि आजकल लोग केवल भूमि पर ना रह करके उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं। भाई चंद्रमा पर या मंगल ग्रह पर जीवन की खोज की जा रही है। न्यूजीलैंड जैसे देशों में ने धरती के नीचे रहने का स्थान बना लिया, शहर बसा दिए। तो ये और कुछ नहीं, जो लैंड है, रेजिडेंशियल लैंड है जिस पर हम रहते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट खोजने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो उसको हम एक लिमिट के बाद बढ़ा नहीं सकते। इसके बाद तो ये सारा जो है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और आज तक जो हमने कराया था वो रिटर्न टू फैक्टर के 3 कंसेप्ट थे, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग। और जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने उन तीनों के स्थान पर एक नियम बनाया जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और उसके कॉजेज हमने बताया। अब ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है इसमें डिमिनिशिंग रिटर्न, मेनली डिमिनिशिंग रिटर्न को ज्यादा कंसीडर किया जाता है। इसको पोस्टपोन भी किया जा सकता है। ये जो लॉ है ये जो बताता है कि एक लिमिट के बाद जो है घटते प्रतिबल लागू होते हैं, उसको हम पोस्टपोन भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं?
अगर मान लीजिए प्रोडक्शन टेक्निक में सुधार आ जाए, प्रोडक्शन की तकनीक अगर सुधर जाए, तो इससे आप पहले जितने रिसोर्सेज से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? मान लीजिए आपने किसी संस्था में 100 लेबर लगाई हुई है, 10 मशीनें लगाई हुई है, लेकिन मशीनें मॉडर्न टेक्निक की हो जाएं, तो उसी 100 लेबर के माध्यम से आप पहले से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो एक तो इस नियम को यानी घटते प्रतिफल लागू नहीं होंगे, बढ़ते ही होंगे। दूसरा, जो फिक्स फैक्टर है अगर उसका सब्स्टिट्यूट खोज लिया जाए, हम कहते हैं कि वन फैक्टर इज फिक्स्ड एंड अदर इज वेरिएबल। अगर जो वेरिएबल तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो फिक्स्ड है उसका हम सब्स्टिट्यूट खोज लें, उसके जैसा उसके स्थान पर यूज होने वाला कोई अन्य रिसोर्स खोज लें, तो भी इस लॉ को पोस्टपोन किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है, यानी भविष्य के लिए टाला जाता है। जैसा अभी हमने मंगल ग्रह का और चंद्रमा का आपको एग्जाम्पल दिया कि वहां जीवन की खोज की जा रही है कि वहां जीवन पॉसिबल है या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है अगला टॉपिक इस चैप्टर का, और वो है रिटर्न टू स्केल। आज से हम रिटर्न टू स्केल स्टार्ट करेंगे। तो देखिए रिटर्न टू स्केल क्या है। रिटर्न टू स्केल में हमने बताया था कि ये लॉन्ग रन कंसेप्ट है। रिटर्न टू स्केल एक लॉन्ग रन कंसेप्ट है, ठीक है, यानी पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न्स टू स्केल, और ये है दीर्घकालीन धारणा है, दीर्घकाल में लागू होते हैं, यानी लॉन्ग रन। लॉन्ग पीरियड में ये अप्लाई होता है क्या ये कि जब एक प्रोड्यूसर अपने सभी साधनों को, लॉन्ग रन में आप जानते हैं कि लॉन्ग रन में ट्रैक्टरी भी चेंज हो जाती है, लॉन्ग रन में आप पूरा प्लांट चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने टेक्सटाइल मिल लगाई हुई है और उसमें आपको लगता है कि भाई इसमें हमें बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो आप अपना पूरा बिजनेस का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, पूरा बिजनेस चेंज कर सकते हैं। आप कपड़े के जगह पर आप जो है फूड ग्रेन्स का या पल्सेस का, ठीक है, या ऑयल इत्यादि का बिजनेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग रन में, अब लॉन्ग रन में सब चीज वेरिएबल होती है। तो जब एक प्रोड्यूसर अपने सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन करके उत्पादन में परिवर्तन करता है, तो इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन के साधनों का अनुपात स्थिर रहता है, और उससे जो उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे हम साफ पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। एक दीर्घकालीन धारणा। When a producer changes production due to change in all the factors, then the ratio between factors are constant. Due to this, ठीक है, a change in production is called return to scale. Is that clear? Return to scale तीन तरह के होते हैं, तीन कंसेप्ट होते हैं। हमने आपको बताया था कि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, दूसरा पैमाने के समान प्रतिफल, थर्ड पैमाने के घटते प्रतिफल। तो तीन टाइप्स के पैमाने के प्रतिफल होते हैं। जैसे साधन के थे उसी टाइप से पैमाने के बढ़ते प्रतिफल होते हैं, और समान और घटते प्रतिफल, यानी इसको कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न और डिमिनिशिंग रिटर्न, ठीक है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कह लीजिए, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और डिमिनिशिंग ये तीन होते। तो होते क्या है ये देखेंगे अब हम। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या है? पैमाने के बढ़ते प्रतिफल
वह स्थिति है जिसमें यदि सभी साधनों को समान अनुपात में बढ़ाया जाए तो उत्पादन में उससे अधिक उत्पाद वृद्धि होती है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इज ए सिचुएशन इन विच या इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल सो द सिचुएशन in which all the production factor are increased at same ratio, then the production is increased more than it। ठीक है, अगर प्रोडक्शन जो है उससे ज्यादा अनुपात में बढ़ता है। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं, यहाँ पर आपने लैंड और लेबर ले ली, यहाँ आपने ले लिया, मान लीजिए एक ले दिया लैंड और ये ले लिया लेबर। लैंड और लेबर को मान लो आप 10% बढ़ाते हैं और यहाँ पर आपने लिए टोटल प्रोडक्शन और ये 15% बढ़ता है। जितना परसेंट, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि ओनली 2 फैक्टर्स है, वन वेरिएबल एंड अदर इज कांस्टेंट। 2 फैक्टर हैं, अगर दोनों को सेम, क्योंकि इसमें लैंड भी फिक्स नहीं है, ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल इन रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू स्केल, सॉरी रिटर्न टू स्केल में सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं। तो सब साधनों को अगर 10% बढ़ाते हैं और टीपी में उससे ज्यादा परसेंटेज में चेंज होता है, या हम इसको 15% बढ़ाएं, इसमें इससे ज्यादा हो, ये 25% हो गया। इट्स सो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इज दैट क्लियर? व्हेन ऑल द फैक्टर्स आर इंक्रीज इन सेम रेशियो, देन ड्यू टू दिस इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन इज मोर देन इंक्रीज इन परसेंटेज चेंज इन फैक्टर, इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, इसको निम्न चित्र द्वारा चित्र बना दिया है। इस चित्र में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ परसेंटेज चेंज इन फैक्टर यहाँ लिखिए, चेंज इन फैक्टर, परसेंटेज चेंज इन फैक्टर या फैक्टर रेशियो रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, फैक्टर रेशियो जो है परसेंटेज इंक्रीज लेंगे, चेंज में इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज इन फैक्टर, और यहां लेंगे परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन होगा, ये OI होगा। ठीक है, तो देखिए 5, 10, 15, 5, 10 और 15, यह 5, 10, 15, 20 और 21। समझ में आ गया होगा? ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन प्रोडक्शन और यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन और परसेंटेज इंक्रीज इन फैक्टर। तो देखिए 10% फैक्टर्स में किया, फैक्टर यहाँ, तो यहाँ पर 10% है तो प्रोडक्शन 15%। यहाँ पर 25 रखना, 20 और 25, और ये अगर 15 है, ये 15 है तो ये 25 होगा। इसको ज्यादा मत लीजिए जैसे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इन दोनों को मिलाएंगे अगर आप, तो बिल्कुल 0 से आके मिला दीजिए। ये जो लाइन आएगी, ये जो OQ लाइन आई है, इट्स शो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इज दैट क्लियर? ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को दर्शाती है। बताइए, समझ में आया? तो अब इसका एक आध लाइन में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या है कि इन द फिगर में OQ जो लाइन है वो शो कर रही है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को। इन द फिगर OX शो परसेंटेज इंक्रीज इन फैक्टर्स, OX अक्ष पर जो है साधनों में प्रतिशत वृद्धि को, और OY अक्ष पर उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि को दिखाया। OQ लाइन OQ लाइन दर्शाती है कि जब प्रोडक्शन फैक्टर में 10% इंक्रीज होती है तो प्रोडक्शन में 15% वृद्धि होती है, और जब ये 15% बढ़ते हैं तो ये 25% बढ़ते हैं। ठीक है, और OQ लाइन जो है इंक्रीजिंग रिटर्न को शो कर रही है। इधर क्लियर? अब बात आती है कि कांस्टेंट कैसे होता है। कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर वो स्थिति है यदि ऑल द फैक्टर आर इंक्रीज इन सेम रेशियो, अगर सब साधनों को समान अनुपात में बढ़ाया जाए तो उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि। देन द
प्रोडक्शन इज ऑल्सो इंक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन, यानी यहाँ भी वही लैंड और लेबर, आपने दो चीजें ली, ये 10% बढ़ा दिया, यहाँ टीपी लिया आपने और ये भी 10% बढ़ गया, और ये 20% बढ़ाया तो ये भी 20% बढ़ गया। ठीक है, सेम है, जितना परसेंट लैंड लेबर को बढ़ाया उतना ही टोटल प्रोडक्शन बढ़ गया, जितना ये डबल किया तो वो भी डबल होगा। तो ये कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर को शो करते हैं। तो देखिए 5, 10, 15 और 20, यहां वही परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन और परसेंटेज इंक्रीज इन फैक्टर। तो 5, 10, 15, 20, देखिए 10 पर 10, जब भी इस तरह से सेम पोर्शन में होता है 20 पर 20, तो मिडिल में आकर टच करेगा ये OQ जो लाइन होगी, सो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ये समान पैमाने के समान प्रतिबल को दर्शाए। उसी तरह एक्सप्लेन कर देंगे आप कि टेबल से ज्ञात होता है कि सभी साधनों में लैंड और लेबर में 10% वृद्धि होने में टोटल प्रोडक्शन में भी 10% की वृद्धि हो रही है, और जब इसमें 20% की वृद्धि की जाती है तो इनमें भी टोटल प्रोडक्शन में भी 20% की इंक्रीज हो रही है, जो कि इंक्रीजिंग कांस्टेंट रिटर्न को शो करता है। फिगर में OX अक्ष पर आपको परसेंटेज इंक्रीज इन फैक्टर और OY पर हमने परसेंटेज चेंज इन प्रोडक्शन को दिखाया। ओ ठीक है, OQ जो है इंक्रीजिंग कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर स्केल को शो करती है, जो दर्शाती है कि फैक्टर में 10% इंक्रीज होने पर प्रोडक्शन में भी 10% इंक्रीज हो रही है, फैक्टर में 20% इंक्रीज होने पर प्रोडक्शन में भी 20% इंक्रीज होगी। इज इट क्लियर? इसके बाद थर्ड आएंगे डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। क्या है? ये वो स्थिति है जिसमें ऑल द फैक्टर आर इंक्रीज इन सेम पोर्शन, अगर सभी साधनों को समान अनुपात में बढ़ाया जाता है, देन प्रोडक्शन इंक्रीज इन लेस प्रोपोर्शन और रेशियो, यानी उत्पादन जो है उसके कम अनुपात में बढ़ता है या प्रतिशत बढ़ता है। तो देखिए लैंड और लेबर, तो लैंड लेबर को वही 10% बढ़ाया, और मान लीजिए टीपी 5% बढ़ी, ठीक है, इसको मान लो 25% बढ़ाया, और ये मान लीजिए 15% बढ़ी, रहती है। तो परसेंटेज इंक्रीज इन फैक्टर, परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन OY। तो देखिए फैक्टर है 5, 10, 15, 20 और 25। यहाँ देखिए 5, 10, 15। देखिए 10, ये 10% बढ़े तो वो केवल 5 है, और ये 25 बढ़े तो 15 है। ये OQ रेखा जो है डिमिनिशिंग रिटर्न को दिखाती है, रिटर्न टू स्केल। तीनों फिगरों को अगर आप देखें तो देखिए ये इसके क्लोज है, ये बिल्कुल मिडिल में है, इसका डिफरेंस इससे और इससे सेम है, लेकिन ये इसके क्लोज है, ये इसके क्लोज है, तीनों डिफरेंट हैं। ये बिल्कुल मिडिल में है, ये ऊपर की तरफ है इसलिए इंक्रीजिंग है, वो नीचे की तरफ है इसलिए डिमिनिशिंग है। इधर क्लियर? ये फिगर भी आपके कंसेप्ट को क्लियर कर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि ये तीनों जो होते हैं इनके कॉजेज भी हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल के कॉजेज हैं, वो क्या है? ध्यान कीजिएगा कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के दो कॉज होते हैं, यानी कॉजेज, कारण। इसके कारण है, तो कारण क्या है इसके? पहला कारण होता पैमाने की, इसका कारण होता पैमाने की बचते।
इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसका मेन रीजन जो होता है पैमाने की बचते होगा, ठीक है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मेन कारण पैमाने की बचते हैं। अब बात आती है पैमाने की बचते क्या होती है। देखिए, जब प्रोडक्शन स्केल को बढ़ाया जाता है तो कई प्रकार की बचतें संस्था को प्राप्त होती हैं। When a producer increases production scale, then he get many type of economies of scale. अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। यानी पैमाने की बचतें या किफायतें क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? इट इज ए सिचुएशन, ये वो स्थिति है जिसमें अगर उत्पादन के प्रोडक्शन स्केल को बढ़ाया जाता है तो उसके फलस्वरूप पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है या पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। यानी पैमाने की किफायतें या बचतें वह स्थिति है जिसमें जब उत्पादन के पैमाने को बढ़ाया जाता है तो प्रति इकाई लागत कम हो जाती है या प्रति इकाई परिवर्तनशील साधन का उत्पादन बढ़ जाता है। इसी को पैमाने की बचतें कहते हैं। अब पैमाने की बचतें जो होती है बेटा वो 2 तरह की होती है। पैमाने की बचतें 2 तरह की होती है। एक तो आंतरिक बचतें, पैमाने की आंतरिक बचतें यानी इंटरनल इकोनॉमी, और दूसरा बाहरी बचतें यानी एक्सटर्नल यानी पैमाने की बचतें हैं 2 तरह की होती है, इंटरनल इकोनॉमीज और एक्सटर्नल इकोनॉमी। तो इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी। देखिए, यानी पैमाने की बचतें, ये हमारा टॉपिक है। इकोनॉमीज स्केल 2 तरह की होती हैं, आंतरिक यानी इंटरनल और बाहरी एक्सटर्नल। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी इंटरनल इकोनॉमीज क्या होती है। इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। देखिए, आंतरिक बचतें वे बचतें होती हैं जो एक फर्म को अपने निजी प्रयासों के कारण उत्पन्न होती हैं, प्राप्त होती हैं। आंतरिक बचतें, इंटरनल इकोनॉमीज आर दोज इकोनॉमीज व्हिच ए फर्म गेट फॉर देयर एफर्ट्स, अपने प्रयासों से प्राप्त करती हैं। दीज इकोनॉमीज आर फर्म स्पेसिफिक इकोनॉमीज। ये जो इकोनॉमीज होती है ये फर्म विशेष से संबंधित होती हैं। These economies are not getting by those firms, ठीक है, और got by, received by those firms who are not increase their production scale, जो कि अपने प्रोडक्शन स्केल को नहीं बढ़ाती हैं, वो ये इकोनॉमीज उनको प्राप्त नहीं होती हैं। तो आंतरिक बचतें वे बचतें होती हैं जो एक फर्म को अपने निजी एफर्ट्स के कारण, निजी प्रयासों के कारण प्राप्त होती हैं। ये बचतें फर्म विशेष से संबंधित होती हैं। ये बचतें एक उद्योग को, आपको मालूम है फर्मों के समूह को उद्योग कहते हैं, तो ये बचतें एक उद्योग की सब फर्मों को प्राप्त नहीं होती, केवल उस फर्म को प्राप्त होंगी जो अपना प्रोडक्शन स्केल बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए कि लिम्का, पेप्सी, कोक, ड्यू, ये हैं
ये सारा मिलाकर ये बन जाता है इंडस्ट्री, ये उद्योग हो गया। अब मान लो पेप्सी, मान लीजिए पेप्सी अपना स्केल बढ़ा देती है, उत्पादन पैमाना बढ़ा रही है, उत्पादन पैमाना बढ़ाती है। मान लो पेप्सी अपना प्रोडक्शन स्केल मान लो बढ़ाती है, तो ये जो इंटरनल इकोनॉमीज है ये केवल पेप्सी को प्राप्त होंगी, लिम्का, कोक और ड्यू को प्राप्त नहीं होंगी। क्योंकि अगर पेप्सी अपना प्रोडक्शन स्केल बढ़ाती है तो इसे कौन कौन सी बस्तें प्राप्त होती हैं? तो देखिए पहला होता है टेक्निकल, तकनीकी बस्तें, फर्स्ट है तकनीकी बस्तें, यानी टेक्निकल। टेक्निकल इकोनॉमिक। दूसरा प्रबंधकीय बस्तें, मैनेजरियल। सेकंड है आपका मैनेजरियल। मैनेजरियल इकोनॉमीज हो गई। इसके बाद है थर्ड है आपका वित्तीय या श्रम संबंधी, श्रम संबंधी बस्तें जिसको हम कहते हैं लेबर। इकोनॉमीज। फोर्थ आपका वित्तीय बस्तें जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इकोनॉमीज। फिफ्थ आपका आगे है क्रय विक्रय संबंधी। इसको हम कह सकते हैं क्रय विक्रय को आपका सेल परचेज। और सिक्स्थ आपका जो है वो है जोखिम संबंधी। रिस्क टेकिंग जो है ये संबंधी। ठीक है, तो ये कुल मिला के ये 6 इकोनॉमीज हैं जो इंटरनल होती हैं, जो एक फर्म को तब प्राप्त होती हैं जब वो अपना प्रोडक्शन स्केल बढ़ा ले। इसके बाद कुछ बस्तें ऐसी होती हैं जो एक्सटर्नल होती हैं, तो पहले हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो इंटरनल में देखिए when a firm increases production scale, जब एक फर्म अपना प्रोडक्शन स्केल बढ़ा लेती है then he get following type of economies, तो वह निम्न प्रकार की जो है बस्तें प्राप्त होती है। सबसे पहले टेक्निकल इकोनॉमीज। when a firm increases production scale, जब एक फर्म अपना प्रोडक्शन स्केल बढ़ा लेती है then he adopt new technique of production, तो वो नई तकनीक एडॉप्ट कर सकती है उत्पादन की। ड्यू टू न्यू टेक्निक, नई टेक्निक से पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट इज रिड्यूस, प्रति इकाई उत्पादन लागत है जो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और जो है संस्थान को जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इकोनॉमी प्राप्त होगी। इधर क्लियर। अब टेक्निकल इकोनॉमीज केवल उस फर्म को प्राप्त होगी जो प्रोडक्शन स्केल बढ़ा लेगी। आपका प्रोडक्शन स्केल कम है, छोटे सा जो है आपका बिजनेस है, आप अच्छी टेक्निक यूज नहीं कर सकते क्योंकि आप जानते हैं कि अच्छी टेक्निक महंगी होती है और महंगी टेक्निक जो है वही संस्था एडॉप्ट कर सकती है, वही संस्था सहन कर सकती है जिसका प्रोडक्शन स्केल बड़ा हो। इज दैट क्लियर। सेकंड मैनेजरियल इकोनॉमीज होती है। व्हेन ए फर्म इंक्रीज प्रोडक्शन स्केल, जब एक फर्म अपना प्रोडक्शन स्केल बढ़ा लेती है देन ही हायर एफिशिएंट मैनेजर्स, तो वो हायर कर सकती है अच्छे और कुशल मैनेजर्स को। ठीक है, कुशल और अच्छे मैनेजर्स अगर हायर किए जाएंगे तो इसके ठीक है इसके फलस्वरूप एफिशिएंसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज इंक्रीज एंड पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट इज रिड्यूस, और प्रति इकाई जो है संस्था की कुशलता में वृद्धि होगी और प्रति इकाई लागत कम हो जाएगी।
इट इज क्लियर। तो सब में पर यूनिट कॉस्ट को रिड्यूस करना। इसके बाद थर्ड है, क्योंकि अब मैनेजर में भी वही है, अगर छोटा इंस्टीट्यूशन होगा तो अच्छे मैनेजर अडॉप्ट नहीं कर सकता, अच्छे मैनेजर अडॉप्ट नहीं करेंगे तो जो मैनेजमेंट है वो अच्छी नहीं हो पाएगी, और मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी तो पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस नहीं होगी बल्कि इंक्रीज होगी। इसके बाद थर्ड है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जो लेबर रिलेटेड इकोनॉमीज। When a firm increases production scale, जब एक फर्म अपना प्रोडक्शन स्केल बढ़ा लेती है, then it divides all work in labor according to their ability। तो वो अपने सारे काम को, होल वर्क, सारे काम को कर्मचारियों में छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकती है उनकी योग्यता के अनुसार। अगर मान लीजिए संस्था छोटा है तो एक ही आदमी सारा काम करता है। आप देखते हैं कि जो स्कूल 5th तक होते हैं, एक ही टीचर इंग्लिश, हिंदी, मैथ इत्यादि सारे सब्जेक्ट पढ़ा देता है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चलते हैं, जैसे जैसे संस्था बड़ी होती है, मान लो 12th का स्कूल है, उसमें एक अध्यापक, एक स्पेशलाइजेशन होता है। मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, एक मैथ वाला टीचर है तो मैथ पढ़ाता है, अकाउंट्स वाले टीचर है तो अकाउंट्स पढ़ाते हैं, यानी हर एक का अपना स्पेशलाइजेशन होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता, एफिशिएंसी और एबिलिटी का काम सौंप दिया जाता है। जब आपको मालूम है एक वेल्डर को वेल्डिंग का काम, एक अकाउंट के जानकार को अकाउंट का काम दिया जाएगा, तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बेटर होंगी, पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। इधर क्लियर। थर्ड है आपका फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। व्हेन ए फर्म इंक्रीजेस प्रोडक्शन स्केल, जब एक फर्म अपना प्रोडक्शन स्केल बढ़ा लेती है, देन ही टेक लोन और बोराइंग्स एट लो इंटरेस्ट। तो वो कम ब्याज की दर पर पैसा प्राप्त कर सकती है। दैट क्लियर। और एंड ऑल्सो पेड एडवांस एंड टेक डिस्काउंट, और एडवांस दे करके डिस्काउंट ले सकती है। ठीक है। इसके बाद है सेल परचेज इकोनॉमी। सेल परचेज इकोनॉमी, जब एक फर्म अपने प्रोडक्शन स्केल बढ़ा लेती है तो वो कम कमीशन पर अपना माल बेचती है। आप सुनते होंगे कि जितने भी कंपनियों के माल है, बड़ी बड़ी कंपनियों के माल, जैसे ओरिएंट फैन हो गया, ठीक है, या LG का टीवी और फ्रिज हो गया, उन पर कमीशन बहुत ज्यादा नहीं होता। तो जब एक फर्म अपना प्रोडक्शन स्केल बढ़ा लेती है तो उसका प्रोडक्शन कम कमीशन पर बिकता है। इसके अलावा वो जो है इकट्ठा माल खरीद सकती है। रॉ मटेरियल उसने खरीदा, इकट्ठा खरीदेंगे, इकट्ठा खरीदने से आप मालूम है कि सस्ता मिलेगा। अगर हम मान लीजिए बाजार से 5 किलो आलू लाएं या 1 बोरी लाएं तो एवरेज हमें सस्ता कौन सा पड़ेगा? जो ज्यादा क्वांटिटी में वो सस्ता पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद लास्ट है रिस्क रिलेटेड इकोनॉमीज। मतलब फर्म इंक्रीजेस प्रोडक्शन स्केल देन ही टेक मोर रिस्क एंड मोर रिस्क मीन्स मोर प्रॉफिट। जब एक फर्म अपना प्रोडक्शन स्केल बढ़ा लेती है तो वो ज्यादा रिस्क सहन कर सकती है और रिस्की कामों में इन्वेस्ट कर सकती है, और यू नो मोर द रिस्क मोर द प्रॉफिट। हम ये भी जानते हैं कि जितना ज्यादा रिस्क होगा प्रॉफिट भी उतनी मात्रा में होगा। तो ये थी एक फर्म को प्राप्त होने वाली, फर्म स्पेसिफिक होती है इंटरनल जो इकोनॉमी होती है। यहां लिख देते हैं हम, फर्म विशेष से संबंधित होती है। अब एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या है? ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज आर दोज इकोनॉमीज विच आर इंडस्ट्री स्पेसिफिक, जो कि उद्योग विशेष से संबंधित होती है। These economies are not related to a individual firm, एक इंडिविजुअल फर्म से संबंधित नहीं होती। These economies are get a firm when other firm of an industry increases production scale। ये इकोनॉमीज एक फर्म को तब प्राप्त होती है जब इंडस्ट्री की अन्य फर्में अपना प्रोडक्शन स्केल बढ़ा रही होती है। जैसे देखिए ये ग्रुप है आपका, ये ग्रुप है, ये पूरा इंडस्ट्री है। अब मान लीजिए ये सारा अपना प्रोडक्शन स्केल बढ़ा रही है तो इसको प्राप्त होगी, तो कि इनके आने से, इनके प्रोडक्शन बढ़ाने से इसको फायदा हुआ। यानी एक इंडस्ट्री की जब अदर फर्म्स अपना प्रोडक्शन स्केल बढ़ा लेती हैं तो उससे
एक फर्म को अन्य फर्म को जो है ये इकोनॉमीज प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए कि एक गांव कहीं एकांत में है बिल्कुल, उसके आसपास 3-4 गांव और नए बस जाएं, आ जाएं, 3-4 गांव और स्टेबल हो जाएं, तो उन 3 गांवों के आने से 2 गांव न्यू जो विलेजेस वहां स्टेबल होंगे, वो नए गांवों के आने से उस गांव को फायदा हो जाएगा। नए गांव जैसे आए, सरकार ने देखा कि इस यहाँ 3-4 गांव हो गए, सरकार ने वहां सड़क की सुविधा करा दी, पानी की सुविधा करा दी, अन्य सुविधाएं, सीवर की सुविधा दे दी। तो आपने देखा कि उस जो पहले से जो वहां गांव है उसको फायदा कब हुआ, जब अन्य गांव वहां स्टेबल हो गए। ऐसे ही जब एक जगह कई फर्में स्टेबल हो जाती हैं, तो जो मान लीजिए एक फर्म पहले से वहां है और 3-4 फर्में और आ गई, अब वो जो पहले फर्म थी वो एक मैगजीन निकालती थी, बेचारी अकेली मैगजीन निकालती थी, उसमें बड़ा कॉस्ट आता था, लेकिन 4 फर्में और आ गई, अब चारों मिलकर एक मैगजीन निकालेंगे, तो उन 3-4 के आने से इसको फायदा हो गया कि सबकी उसमें ऐड लगेंगी तो वो अपेक्षाकृत सस्ती पड़ेगी। जो पहले से वहां स्टेबल कंपनी थी उसको अगर लेबर लानी होती थी पहले, जब अन्य फर्म में नहीं थी तो दूर से लेबर लाते थे, महंगी मिलती थी। अब क्या है, एक फर्म में से लेबर छूटी तो तुरंत वहां आ गया कर्मचारी, तो इजीली उसको एम्प्लॉयज मिल जाते हैं, तो उनके आने से उसको फायदा हुआ। तो ये 3 तरह की होती है। पहला है केंद्रीयकरण की बस्तें, यह है केंद्रीयकरण। फर्स्ट जो इकोनॉमीज है वो है केंद्रीयकरण की बस्तें। ये होता है, इसको कहते हैं कंसंट्रेशन, इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन। ये फर्स्ट इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन। सेकंड है सूचना संबंधी बस्तें, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन, इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना संबंधी बस्तें। और जो तीसरी बस्तें रही वो थी डिस इंटीग्रेशन, यानी विकेंद्रीकरण की बस्तें। डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण की बस्तें। डिसेंट्रलाइजेशन है डिस इंटी ग्रेशन। तो इस तरह से ये जो है 3 टाइप की होती है। केंद्रीकरण की बस्तें क्या है, यानी इकोनॉमीज ऑफ सेंट्रलाइजेशन या कंसंट्रेशन, ये क्या है। तो देखिए कंसंट्रेशन सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक ही जगह पर होना, एक जगह पर स्थापित होना, या सबका केंद्र बिंदु एक होना। एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि मान लीजिए अपने यहाँ हम कहें कि गुड़गांव में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, तो गुड़गांव में इंडस्ट्रीज का सेंट्रलाइजेशन, या हम दूसरे शब्दों में अगर कहें कि भाई एक राज्य का मुख्यमंत्री, सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं, तो विभागों का सेंट्रलाइजेशन मुख्यमंत्री है। इससे क्या होता है कि जिसके पास वो सारे राइट्स होंगे, सारे डिपार्टमेंट होंगे, उससे उसकी इंपोर्टेंस बढ़ जाया करती है। तो इसमें क्या है कि जब सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि एक ही स्थान पर फर्मों की स्थापना हो जाना। केंद्रीकरण के कारण कई
कारण फर्मों को कई प्रकार के लाभ होते हैं। सेंट्रलाइजेशन या कंसंट्रेशन के कारण जो है फर्मों को कई प्रकार के लाभ होते हैं। जैसे एक ही जगह पर जब काफी फर्में इकट्ठी हो जाती हैं, मान लो 10-20 एक ग्रुप बन गया, जैसे आपको पता है गुड़गांव में काफी फर्में हैं, तो वहाँ कम्युनिकेशन के साधन, ट्रांसपोर्ट के साधन का डेवलपमेंट हो जाता है, ट्रेंड वर्कर वहाँ इजीली मिल जाते हैं, बैंक भी स्थापित हो जाते हैं, नजदीक नजदीक बैंक भी स्टेबल हो जाते हैं, और साथ में सब्सिडरी इंडस्ट्रीज वहाँ लग जाती हैं, सहायक उद्योग भी। अब देखा मारुति है, मारुति के आसपास छोटी कंपनियां काफी स्टेबल हुई पड़ी हैं, ठीक है, जो मारुति के कुछ पार्ट्स बनाती हैं और जिससे मारुति का जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये सब कब उपलब्ध होते हैं? जब एक ही जगह काफी फर्में उपलब्ध हो जाती हैं, तो इससे सभी फर्मों के उत्पादन लागत में कमी आ जाती है। क्लियर? ये होती है इकोनॉमीज ऑफ सेंट्रलाइजेशन, कंसंट्रेशन। दूसरा होता है इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन। जब एक ही जगह पर काफी फर्में स्थापित हो जाती हैं, एक ही नगर में या एक ही स्थान पर, तो दे शेयर देयर इंफॉर्मेशन टू ईच अदर, तो वो एक दूसरे से अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान इजीली कर सकते हैं। वहां पर उद्योगों से संबंधित नए नए आविष्कार और दूसरी सूचनाएं, जैसे नई मंडियों के बारे में जानकारी, नए नए बाजारों की स्थापना आदि से संबंधित जो सूचनाएं हैं बहुत कम खर्चे पर प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसके बाद है इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, या इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण की वस्तु। When many firms are stable at a place, जब बहुत सी फर्में एक ही जगह पर स्थापित हो जाती हैं, then they divide their work, तो वो अपने काम को बांट लेती है। One firm doing only one work, एक फर्म केवल एक काम करती है। जैसे जहां बहुत सी टेक्सटाइल मिल होगी, टेक्सटाइल की कंपनियां होती हैं, जहां टेक्सटाइल का काम होता है वो बहुत सी टेक्सटाइल कंपनियां होती हैं। एक कंपनी सारा काम नहीं करती, एक कंपनी ऐसी होती है कि जो थ्रेड बनाती है, दूसरा कंपनी थ्रेड से जो है क्लॉथ बनाती है, तीसरा कंपनी ऐसा होता है क्लॉथ को रंगाई का काम करती हो, चौथी कंपनी बुनाई का काम करती हो। तो जब एक स्थान पर बहुत सी कंपनियां स्थापित हो जाती हैं तो केवल एक कंपनी एक काम करती है। तो जब आप जानते हैं कि एक कंपनी एक काम करेगी तो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी होंगी, इससे पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट घटेगी और फर्मों को इकोनॉमीज प्राप्त होंगी। तो किसी उद्योग का डेवलपमेंट हो जाने पर उसके कार्य को बहुत छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। जैसे ऊन की रंगाई बुनाई का काम अलग अलग फर्मों द्वारा किया जाता है, अतः एक कारखाना रंगाई और बुनाई दोनों काम नहीं करता है। इससे उत्पादन की लागत क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसका रीजन ये है कि एक ही कारखाने को सब तरह की मशीनें रखने की आवश्यकता नहीं है, वो केवल एक मशीन रखती है जिसका उसके यहाँ ज्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, और क्योंकि एक कारखाना केवल एक ही काम में दक्ष होता है, इसलिए उद्योग में लगी सब फर्मों को लाभ पहुंचता है। और आप ये जानते हैं कि एक व्यक्ति सब काम में परफेक्ट नहीं हो सकता कभी। ठीक है, वो एक ही काम में परफेक्ट होगा, इसलिए उसे एक ही वो ही काम करना चाहिए जिसमें वो परफेक्ट होता है। तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के कॉजेज थे, दो थे, इंटरनल इकोनॉमी, यानी इकोनॉमीज होता है इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये कंसेप्ट आपका पूरा होगा। अब बात करते हैं इससे आगे। हम पढ़ रहे हैं इसके बाद पैमाने के घटते प्रतिफल। यानी डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, सॉरी स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये टॉपिक। इसके कारण क्या है? इसके दो कारण होते हैं। सबसे पहले पैमाने के
घटते प्रतिफल के जो कारण है वो पैमाने की हानियां हैं। उसका तो पैमाने की बस थी, इसकी जो मेन कारण होता है पैमाने की हानियां, यानी डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये डिस इकोनॉमीज स्केल दो तरह का होता है। कौन कौन से? इंटरनल यानी आंतरिक हानि, और बाह्य हानि। यानी इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल डिस इकोनॉमी और एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी। तो जो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के अप्लाई होने का या इम्प्लीमेंट होने का मेन कारण होता है वो होता है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इंक्रीजिंग का इकोनॉमीज स्केल होता था। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? पैमाने की हानियां क्या होती हैं कि जब एक उत्पादन संस्थान या फर्म अपना उत्पादन का पैमाना बढ़ाती है तो उसे कई प्रकार की हानियां प्राप्त होने लगती है, जिसके कारण उसकी प्रति इकाई लागत बढ़ जाती है और साधनों की कार्य कुशलता है जो वो कम हो जाती है। When a firm increases production scale, then he bear some losses या demerits or diseconomy. Their per unit production cost increase और their productivity is decrease. प्रति इकाई लागत जो है बढ़ जाती है, उत्पादकता उसकी घट जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा कि जब एक लिमिट, हर चीज की एक लिमिट होती है और उस लिमिट के बाद भी आप लगातार अपना प्रोडक्शन स्केल बढ़ाएंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि वो आपके कंट्रोल से बाहर जाने लगेगा और उसके कारण आपको कुछ इकोनॉमीज उसके आपकी डिस इकोनॉमीज में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति अपना एक विद्यालय चलाता, अपना एक स्कूल चलाता, और वो जो स्कूल है उसने स्टार्टिंग में 5th क्लास तक, 1st to 5th तक चलाया। 5th से उसने उसका स्टैंडर्ड बढ़ा के 8 कर दिया। 8 के बाद उसने 10th कर दिया। अब जैसे जैसे वो बढ़ा रहा है उसको बेनिफिट तो मिल रहे हैं भाई, उसको टेक्निकल बेनिफिट मिलेंगे, अच्छी टेक्निक वो यूज कर सकता है, अच्छी मैनेजमेंट रख सकता है, लेकिन एक लिमिट के बाद उसके सामने कुछ प्रॉब्लम्स भी उसको फेस करनी पड़ेगी। जैसे कि भाई जब वहां बच्चे कम थे तो पेरेंट्स कम आते थे, उस स्कूल जहां पर वो स्टेबल है उस एरिया में भीड़ भाड़ कम होती थी, पॉल्यूशन कम होता था, कन्वेंस व्हीकल का आना जाना कम रहता था, इजीली जो मैनेजमेंट थी वो मैनेज कर लेती थी। लेकिन जब जैसे ही उसका एरिया, जैसे ही उसकी क्वांटिटी बढ़ी, बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ी और स्टैंडर्ड बढ़ा, 12th हो गया मान लीजिए, तो मैनेजमेंट के सामने भी बहुत सी प्रॉब्लम्स मैनेजमेंट को फेस करनी पड़ती है। टेक्निकल इकोनॉमीज तो जो है वो प्राप्त होती रहती हैं, लेकिन मैनेजरियल जो इकोनॉमीज है वो डिस इकोनॉमीज में कन्वर्ट हो जाती है और इतनी कन्वर्ट हो जाती हैं कि जो डिस इकोनॉमीज है, मैनेजरियल डिस इकोनॉमीज है वो ज्यादा बढ़ जाती हैं और जो इकोनॉमीज हैं, जो लाभ है वो कम रह जाते हैं और जो हानियां हैं वो ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल प्राप्त होने लगता है। अब ये भी दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। डेफिनेशन बिल्कुल वैसी है कि इंटरनल इकोनॉमीज क्या होती हैं, ये फर्म स्पेसिफिक होती है, ये फर्म स्पेसिफिक होती है, फर्म स्पेसिफिक, और ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती है। मीन्स ये फर्म को तब उठानी पड़ती है when it increase its production scale, जब वो अपने प्रोडक्शन स्केल को बढ़ा रही होती है। जैसे
जब एक फर्म अपने प्रोडक्शन स्केल को बढ़ा रही होती है तो ये डिसइकोनॉमीज उठानी पड़ती हैं, जैसे मैनेजमेंट से संबंधित, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित और कोऑर्डिनेशन से संबंधित। ये तीन होती हैं, मैनेजमेंट और आपका एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, उनको कहते हैं इंटरनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, यानी कौन कौन सी होती है? एक तो प्रबंध, एक प्रशासन, एक समन्वय, यानी मैनेजमेंट से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगती हैं जैसे जैसे आपका स्केल, आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी। दूसरा इंटरनल क्या है? एक्सटर्नल सॉरी एक्सटर्नल इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती है। ये इकोनॉमीज, ये डिसइकोनॉमीज, ये हानियां एक फर्म को तब उठानी पड़ती है व्हेन अदर फर्म, जब ऑफ ए इंडस्ट्री, एन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री की अदर फर्म अपना प्रोडक्शन स्केल बढ़ाती है। कैसे? जब एक अदर फर्म अपना प्रोडक्शन स्केल बढ़ाती है तो इसके कारण इसे डिसइकोनॉमीज होती है, जैसे ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है। सेकेंड, पॉल्यूशन हो जाता। ठीक है, ट्रैफिक और पॉल्यूशन जैसी समस्याएं यहां पर आने लगती है। क्लियर? तो ये होती है इंटरनल इकोनॉमिक्स, डिसइकोनॉमिक्स। और बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं है, बस इतना ही है ये डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की। आप ये बताएंगे कि ये फर्म स्पेसिफिक होती है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती है, ये इनके टाइप से हो गए, इसके टाइप से हो गए। ये फर्म को तब उठानी पड़ती है जब वो अपना प्रोडक्शन स्केल बढ़ाती है, ये तब उठानी पड़ती है जब इंडस्ट्री की अन्य फर्म अपना प्रोडक्शन स्केल बढ़ाती है। क्लियर? ठीक है, ये सेंट्रलाइजेशन कारण होती है, ये सेंट्रलाइजेशन कारण नहीं होती। ठीक, आगे इसके बाद बात करते हैं, एक रह गया हमारा और वो है लास्ट और ये है पैमाने के समान, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या होगा? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के कारण, हम इसकी कॉजेज पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट तो आपको बता दिए। ये कॉजेज क्या होते हैं इसमें? ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कब प्राप्त होते हैं? ये तब प्राप्त होते हैं जब इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज एक दूसरे के बराबर हो जाती है। इसके दो कारण होते हैं, पैमाने की बचते हैं और पैमाने की हानियां। इसके दो कारण होते हैं, एक और दो, यानी इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमी। देखिए, हमने अभी आपको बताया था कि जब एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को स्टार्टिंग से बढ़ाता है, जैसे जैसे वो बढ़ाता है तो एक स्टेज ऐसी भी आती है कि इसकी इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज, यानी सबसे पहले इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल, उसके बाद कांस्टेंट आता है कि इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज बराबर बराबर हो जाती है। यानी प्रोडक्शन स्केल बढ़ाने से जितना उसको टेक्निकल इकोनॉमीज मिल रही थी, उतना मैनेजरियल डिसइकोनॉमीज होने लगी, यानी मैनेजमेंट संबंधी प्रॉब्लम्स आने लगी, उधर टेक्निकल जो है प्रॉफिट होने लगे। और प्रॉफिट और लॉस जब बराबर हो जाता है तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की स्थिति आ जाती है। क्लियर? ये कंसेप्ट इतना ही है। ठीक है, और ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट होता है।
फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।